हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टी की बात कर ली थी। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा हम लोगों ने देख लिया था टिंडल इफेक्ट, तीसरा हम लोगों ने देख लिया था ब्राउनियन मूवमेंट, और चौथा हम लोगों ने देख लिया था कलर। और आज हम लोग हमारे इस टॉपिक के अंदर बात करने वाले अबाउट द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज चार्ज ऑन कोलॉइड्स। चार्ज ऑन कोलॉइड्स। देखो बेटा, एक बात मैं आपको बता दूं, इसकी एक हल्की फुल्की झलक आपने पेप्टाइजेशन मेथड के अंदर देखी थी। याद करो क्या था पेप्टाइजेशन मेथड, सोचो जरा सोचो क्या था पेप्टाइजेशन मेथड। हम लोगों ने सोल के या कोलॉइडल पार्टिकल का प्रेसिपिटेट बनाया था, बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट था। उस प्रेसिपिटेट को डिस्पर्जन मीडियम में डाला, लेकिन क्या हुआ, वो सब नीचे सेडिमेंट हो गया, सब नीचे बैठ गया, डिस्पर्जन मीडियम अलग हो गया, डिस्पर्जन फेज अलग हो गया। फिर हमने क्या करा, हमने उसके अंदर एक कम क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत जरा सी मात्रा में क्या करा, इलेक्ट्रोलाइट डाला। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डाला, हमने कॉमन आयन को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रोलाइट चूज करा। डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल के अंदर जो कैटायन है और जो एनायन है, उन कैटायन एनायन में से कोई एक आयन आपके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डिस्पर्जन फेज का पार्टिकल FeOH2 है, तो या तो आपके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आप डालने वाले हो उसमें Fe3 पॉजिटिव होना चाहिए या OH नेगेटिव होना चाहिए। तो हमने वहां पर FeCl3 चूज करके उसके अंदर ऐड करा। जैसे ही FeCl3 डिस्पर्जन मीडियम के अंदर गया, वो तो इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो तो कैटायन एनायन में टूट गया। अब आपके डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल ने क्या करा, जैसे ही देखा कि Fe3 पॉजिटिव आ रहा है और मेरे अंदर भी Fe3 पॉजिटिव है क्योंकि मैं FeOH3 हूं, और ऊपर से Fe3 पॉजिटिव आ रहा है, तो वो सिलेक्टिव आयन होने की वजह से, कॉमन आयन होने की वजह से उसको अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेगा, और Fe3 पॉजिटिव होने की वजह से एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। तो आप यहां पर बात समझ रहे हो, उसने एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया। तो यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि चार्ज ऑन कोलॉइड के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा, दैट ऑल कोलॉइडल पार्टिकल्स आर चार्ज्ड। तो हमेशा एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे, दैट ऑलमोस्ट ऑल कोलॉइडल पार्टिकल्स कैरीज चार्ज। जितने भी कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं, ये सब क्या रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अपने पास में चार्ज रखते हैं। इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत भी नहीं है कि इनके पास क्या चार्ज होते हैं। एंड दे कैरीज चार्ज ईदर दे कैरीज पॉजिटिव चार्ज, या तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप का चार्ज होगा, नहीं 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 नहीं, इनके पास या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। याद करो पेप्टाइजेशन वाला एग्जांपल, अपने FeOH3 के सारे मॉलिक्यूल्स ने प्लस चार्ज ऑक्यूपाई कर लिया था, और प्लस चार्ज ऑक्यूपाई कर लिया था तो मतलब सभी ने प्लस चार्ज ऑक्यूपाई किया था। ऐसा नहीं कि एक FeOH3 ने प्लस चल कर लिया, एक ने माइनस कर लिया, सभी ने क्या करा, प्लस चार्ज ऑक्यूपाई कर लिया। तो दे ऑल ऑक्यूपाइसेस चार्ज। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत ना? व्हाट आर द रीजंस, इसके रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजंस कि ये कोलॉइडल पार्टिकल चार्ज ऑक्यूपाई करते हैं? सबसे पहला तो क्या हो सकता है रीजन, दैट दे सिलेक्टिवली कैप्चर्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक मेटल का सॉल्यूशन बनाया, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने मेटल का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया, जैसे आपने गोल्ड सोल बनाया। अब हम लोग सब जानते हैं कि जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है उसके अंदर गोल्ड के आसपास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे गोल्ड के पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
तो जब आप गोल्ड को ब्रेडिक आर्क मेथड का इस्तेमाल करके हाई वोल्टेज ऑफ करंट सप्लाई करोगे तो ये मेटेलिक बॉन्डिंग टूट जाएगी, और ये मेटेलिक बॉन्डिंग टूटने की वजह से ये मेटल वेपोराइज हो जाएगा, और वेपोराइज होने के बाद में आइस बात की वजह से वापस कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होने के बाद आपको इसके एग्रीगेट्स दिखाई देंगे। ये गोल्ड इस तरीके से एग्रीगेटेड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सॉल्यूशन के अंदर रिलीज हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब जब ये इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर रिलीज हो गए तो ये जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स हैं मेटल के, ये इसको अपनी सरफेस पर चिपका लेंगे, क्योंकि ये जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स ही लूज हुए हैं, तो इनको इनके इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या करेंगे, अपने आसपास इलेक्ट्रॉन्स की एक लेयर बना लेंगे। तो ये होगा इनके आसपास इलेक्ट्रॉन्स की, जो काले मार्कर से बना रहा हूं, ये इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लिया। तो अब ये जो डिस्पर्जन पार्टिकल है, जो गोल्ड का एग्रीगेटेड पार्टिकल है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई। तो एक तो ये मेथड हो सकती है, एक तो ये माना गया कि ये सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर ले, और दूसरा दे सिलेक्टिवली adsorbs the common ion on themselves and occupies either पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले क्राइटेरिया में तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही आ पा रहा था, लेकिन यहां वाले के अंदर कॉमन आयन की वजह से आपके कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। तो दिस इज द मोस्ट सिलेक्टिव रीजन। और अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एक कोलॉइडल सॉल्यूशन किस तरीके से चार्ज को, एक कोलॉइडल पार्टिकल किस तरीके से चार्ज को ऑक्यूपाई करता है। क्या इतना आप लोगों ने देख लिया? क्या इतने का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? रब करें इसको, 1 2 3 और बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा छिड़क छिड़क मल्हारी। चलो, तो लेट्स से यहां पर मेरे पास में AgNO3 एक रिएक्टेंट है, और इसका ट्रीटमेंट मैं कर रहा हूं पोटेशियम आयोडाइड के साथ। यहां पर मैंने क्या करा, इसकी क्वांटिटी मैंने रखी लिमिटेड और इसकी क्वांटिटी मैंने रखी एक्सेस। जैसे ही ये सॉल्यूशन के अंदर गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और यहां बन जाएगा AgI, और ये AgI ही मेरा कोलॉइडल पार्टिकल है। दिस इज माय कोलॉइडल पार्टिकल। अब यहां पर आप देखो, फॉर एग्जाम्पल Ag के 10 आयन है, NO3 के 10 आयन है, पोटेशियम के 100 आयन है, आयोडीन के 100 आयन है। अब मेरी बात को समझना, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। क्या बोला मैंने? ये लिमिटेड होने की वजह से आप देखो, इसकी क्वांटिटी कम है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो अब यहां पर AgI कितना बनेगा भाई? 10 Ag है तो 10 के 10 Ag आ जाएंगे और 10 I आ जाएंगे। अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर आप लोगों को आयोडीन I नेगेटिव के 90 पार्टिकल्स दिख रहे हैं घूमते हुए। समझना बात को, अभी सब समझ में आएगा। और KNO3 बन जाएगा, KNO3 भी बन गया। ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कोई चिंता मत करो, ये फालतू है, हमारे काम की चीज AgI है। लेकिन यहां पर आप देखो पोटेशियम कितना यूज हुआ, 10। तो पोटेशियम एक्सेस में कितना बच गया, K पॉजिटिव 90 और NO3 ये भी 10 हो गया। तो ये और ये पूरे खत्म हो गए, लेकिन ये 90 और ये 90 ये दोनों एक्सेस में बच गए। तो पोटेशियम आयन और आयोडीन आयन आपके पास में क्या हो गया, एक्सेस में बच गया। क्या ये वाली कंडीशन समझ में आ रही है? नाउ एज पर कॉमन आयन इफेक्ट, एज पर कॉमन आयन इफेक्ट, द AgI particle will adsorb। आप बताओ यहां पर AgI के अंदर जो एक्सेस में पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, इन दोनों में से कौन सा पार्टिकल AgI अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब करेगा कॉमन आयन इफेक्ट की मदद से?
आयोडीन, क्योंकि आयोडीन और आयोडीन इसके अंदर कॉमन है, विल एब्जॉर्ब I नेगेटिव आयन ऑन इट्स सरफेस एंड बिकॉज I नेगेटिव is negative in nature, the particle कौन सा पार्टिकल, AgI पार्टिकल will be नेगेटिव कोलॉइड। ये कौन सा कोलॉइड हो जाएगा, ये नेगेटिव कोलॉइड हो जाएगा। समझ में बात कितना इजी है यार, कितना ज्यादा इजी है, क्या लोग है इससे, जान ले लो गरीब की। तो ये AgI हो गया और इसके ऊपर कौन डिपॉजिट हो गया, आयोडीन। I नेगेटिव, 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 बट I शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, I पॉजिटिव, I पॉजिटिव, बट ठीक है यहां पर आयोडीन नेगेटिव। तो ये इस तरीके से आपके आयोडीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज की लेयर बन जाएगी। तो ये इस तरीके से आपका एक कोलॉइडल पार्टिकल चार्ज ऑक्यूपाई कर सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फटाफट जरा इसको नोट करेंगे, फिर एक एग्जांपल और करवाता हूं। अरे कोई मुश्किल कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात, मुझसे कहो। चलो करेगा अब इसको, चलिए गुड। नाउ अब एक काम करते हैं, यहां पर ही इसी केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोसेस उल्टी कर देते हैं, इसको कर देते हैं लिमिटेड और इसे कर देते हैं एक्सेस। तो अब क्या होगा, अब एक्सेस होने की वजह से लेड से Ag और NO3 के 100 मोल्स हैं, पोटेशियम और आयोडीन के 10-10 मोल्स हैं, तो बनेगा तो अभी भी AgI, जो आपका कोलॉइडल पार्टिकल होगा। Ag भी 10 होगा और आयोडीन भी 10 होगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन 10 है तो Ag, तो अब यहां पर Ag पॉजिटिव, एक्सेस में बच रहे हैं 90 पार्टिकल्स। फिर क्या होगा, KNO3 बनेगा, नो डाउट यहां पर KNO3 बनेगा। KNO3 भी 10-10 बनेंगे क्योंकि पोटेशियम 10 ही है, लेकिन यहां पर NO3 एक्सेस में आ गया, NO3 नेगेटिव यहां पर एक्सेस में आ गया। तो देखो आप यहां पर रिएक्शन सेम हो रही है, कोलॉइडल पार्टिकल भी सेम है, AgI, लेकिन यहां पर क्या होगा, अब आप यहां पर बता सकते हो कौन सा पार्टिकल एब्जॉर्ब होगा। आप देखेंगे एक्सेस में आपके पास में Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव है, लेकिन कॉमन आयन यहां पर सिल्वर होने की वजह से ही अपनी सरफेस पर सिल्वर एब्जॉर्ब करेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे एस पर कॉमन आयन इफेक्ट, द AgI यानी कोलॉइडल पार्टिकल will gains positive charge due to adsorption of Ag positive ions on its surface। क्या मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल, कोई परेशानी? अरे कितना इजी था, बहुत इजी था सर। बुक के अंदर तो पता नहीं कैसी भाषा में दे रखा है, बुक के अंदर तो डरा दिया सालों ने, पर ठीक है हम है ना, अभी हम जिंदा हैं। Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव। तब यहां पर Ag के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत इसके अंदर, पक्की बात? तो क्या आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि किस तरीके से एक कोलॉइडल पार्टिकल चार्ज अपने ऊपर गेन करता है? नोट करो इसको फटाफट से। हो गया, कर लिया नोट, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। चलिए अब एक बात समझना, एक बात समझो, मैं एक एग्जांपल लेकर ही समझाता हूं। यहां पर आपके पास में AgI था और कॉमन आयन इफेक्ट के हिसाब से Ag ने अपने ऊपर Ag पॉजिटिव को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये Ag पॉजिटिव की लेयर बन गई। बेटा मैं Ag पॉजिटिव को पॉजिटिव से लिख रहा हूं, प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये Ag पॉजिटिव है। तो अब ये कोलॉइडल पार्टिकल कौन से नेचर का हो गया, पॉजिटिव नेचर का हो गया। लेकिन क्या इस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ Ag पॉजिटिव ही है?
नहीं सर, यहां पर NO3 नेगेटिव है, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, तो उसका क्या होगा, उसका सिंपल सा फंडा ये है, एक बात ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट लेयर बनी, ये जो फर्स्ट लेयर बनी, ये जो फर्स्ट लेयर डिपॉजिट हुई, इसे स्टेशनरी लेयर बोला जाता है, स्टेशनरी लेयर बोला जाता है, जो कि स्ट्रांगली बॉन्डेड होती है। इट इज स्ट्रांगली बॉन्डेड। क्यों स्ट्रांगली बॉन्डेड होगी, क्योंकि भैया यहां पर कॉमन आयन इफेक्ट वाला सिस्टम लग रहा है, इसलिए पहली लेयर हमेशा डायरेक्टली अटैच होने की वजह से स्ट्रांगली अटैच्ड होगी। लेकिन अभी जो NO3 के पार्टिकल्स हैं, इनको इस कोलॉइडल पार्टिकल की सरफेस पर कैसे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये है नेगेटिव। तो अब क्या होगा, ये नेगेटिव पार्टिकल्स आकर इस पॉजिटिव पार्टिकल्स की लेयर के ऊपर अपने आप को डिपॉजिट कर लेंगे। समझ पा रहे हो फंडे को, यानी क्या हुआ, नेगेटिव के ऊपर अब सॉरी पॉजिटिव के ऊपर है, नेगेटिव की दूसरी लेयर चढ़ गई। तो अब इस सेकेंड लेयर को बोला जाता है मोबाइल लेयर, मोबाइल लेयर। और ये मोबाइल लेयर कैसी होती है, इट इज लूजली बॉन्डेड। लूजली बॉन्डेड का मतलब क्यों, जो ऑलरेडी किसी और के ऊपर निर्भर है, ये उसके ऊपर अटैच्ड है। समझ रहे हो बात को, पॉजिटिव लेयर तो AgI पर डिपेंडेंट है, और आपने क्या करा, आपने नेगेटिव लेयर को पॉजिटिव के ऊपर चिपका दिया, तो ये नो डाउट कैसी लेयर होगी, मोबाइल लेयर होगी। तो अब आपने क्या देखा कि एक कोलॉइडल पार्टिकल ने कॉमन आयन देखते हुए सिल्वर को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करके एक पॉजिटिव लेयर बना दी, लेकिन अब पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव लेयर पॉजिटिव के ऊपर डिपॉजिट होगा, जिसको आप बोलते हैं नेगेटिव लेयर को मोबाइल लेयर। क्या बात समझ में आ गई। अच्छा, ऐसा उल्टा भी हो सकता है, ऐसा उल्टा भी हो सकता है। ऐसा मत सोचना कि मान लो कभी इसने आयोडीन एब्जॉर्ब करा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये लिमिटेड होता, तो हम लोग सब जानते हैं उसके ऊपर कौन डिपॉजिट होता, आयोडीन, जो हमने इसके पहले वाले एग्जांपल में देखा था। तो अब यहां पर आयोडीन एब्जॉर्ब हो गया, तो ये आपकी फर्स्ट लेयर हो गई, स्टेशनरी लेयर, ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होगी। और अब इसके ऊपर Ag पॉजिटिव की सेकेंड लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, जो कि मोबाइल लेयर रहेगी। तो ये दोनों लेयर इस तरीके से अलग अलग एब्जॉर्ब हो सकती है। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को, किसी भी तरीके का कोई दिक्कत, ठीक है। इन डबल लेयर्स को बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल layer, Helmholtz electrical double layer. What is Helmholtz electrical double layer? When the opposite charge gets deposited on the first stationary layer, on the first stationary layer on the colloidal particle, on the colloidal particle, the two layers of opposite charge, the two layers of opposite charge is called as Helmholtz electrical double layer. इस डबल लेयर को बोला जाता है Helmholtz electrical double layer, यानी कि अपोजिट चार्ज होनी चाहिए। अगर पहली नेगेटिव है तो दूसरी पॉजिटिव, यानी अगर पहली स्टेशनरी नेगेटिव है तो मोबाइल पॉजिटिव, यहां पर स्टेशनरी पॉजिटिव है तो मोबाइल नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां पर जो दो लेयर डिपॉजिट होती है, इन्हें बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों को, पक्की बात, ध्यान से देख लिया इसको ध्यान से नोट करो, इतना फटाफट नोट करो और देखो कि कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, पक्का। अब एक टर्म मैं आपको और सिखा देता हूं, that is called as zeta potential. zeta potential. Now zeta potential का सर क्या मतलब होता है, इसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल भी बोला जाता है। जीटा पोटेंशियल बोल लो या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल बोल लो, मैं यहां पर यही लिख देता हूं, जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। देखो बेटा, जो स्टेशनरी लेयर है इसका अपना कुछ चार्ज है, तो इसका अपना कुछ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा, इसका अपना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। और जो ऊपर वाली मोबाइल लेयर है, ये अपोजिट होने की वजह से इसका अपना कुछ पोटेंशियल होगा। तो इन दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, वो पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड एज जीटा पोटेंशियल। तो सीधी सी भाषा में लिखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल
डिफरेंस बिटवीन द स्टेशनरी एंड मोबाइल लेयर ऑफ अपोजिट चार्ज इज कॉल्ड एज जीटा पोटेंशियल। क्या बोला जाता है उसको जीटा पोटेंशियल बोला जाता है। क्या मेरे लाडले बच्चों को, मेरे गुलुमुलु बच्चों को ये बात समझ में आ गई? पक्की बात, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तो गाइज ये हो गया चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल। तो क्या हमने सीखा कि दुनिया के हर कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर चार्ज होता है, हर कोलॉइडल पार्टिकल पर चार्ज होता है। कोलॉइडल पार्टिकल पर चार्ज दो प्रोसेस से देखा जा सकता है। पहला कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर ले, जो यूजुअली मेटल्स के अंदर देखा जाता है। यूजुअली जो आप मेटल को, जैसे ब्रेडी कार्क मेथड से आपने सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम का कोई सोल बनाया तो उसके अंदर देखा जाता है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्डिंग जब टूटती है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन वापस से एग्रीगेटेड पार्टिकल अपनी सरफेस पर चिपका लेते हैं। दूसरा, सिलेक्टिवली कॉमन आयन को अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करना, एक कॉमन आयन को सिलेक्ट करना और अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब करना, जो दो मेथड से देखा जा सकता है। जैसे पहले अगर आपने AgNO3 को एक्सिस में लिया तो AgNO3 एक्सिस में होने की वजह से Ag बच गया तो Ag सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। दूसरे केस में Ki एक्सिस में लिया तो आयोडीन बच गया तो आयोडीन सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाएगा कॉमन आयन होने की वजह से। फिर इस तरीके के चार्ज को जब अपन देखते हैं तो यहां पर हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर जो पहला चार्ज लेयर बनता है, स्टेशनरी लेयर, उसके ऊपर एक दूसरी अपोजिट चार्ज की लेयर यानी कि मोबाइल लेयर डिपॉजिट हो जाती है। दोनों अलग अलग चार्ज की होती है, तो ये दो लेयर को बोलाता है हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तीसरी लेयर नहीं बनती, कारण समझो। पार्टिकल ने इसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा, ये स्टेशनरी था, ये स्ट्रॉन्ग था, इसलिए इसने दूसरी लेयर बना ली। लेकिन दूसरी लेयर ऑलरेडी मोबाइल लेयर है, ऑलरेडी कमजोर है, तो इस कमजोर लेयर के ऊपर तीसरी लेयर बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये मोबाइल लेयर इसके ऊपर एक और बड़ी लेयर को होल्ड नहीं कर पाएगी, वो बिखर जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। इसलिए दो लेयर ही बनती है, इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। और इन दोनों लेयर के बीच का, इन दोनों अपोजिट चार्ज की जो लेयर्स हैं, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए इतना फटाफट से नोट कीजिए। फिर स्टार्ट करते हैं हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरोसिस, और हमारी प्रॉपर्टीज वाला पार्ट यहां पर कंप्लीट होने वाला है। फटाफट से इसको नोट करो। 50 कोस दूर जब बच्चा केमिस्ट्री नहीं पढ़ता तो उसकी माँ बोलती है पढ़ ले बेटा वरना ग्रेविटी वाला मृत्युंजय आ जाएगा। बहुत गंदा जोक था सर, आपको मिलता है हमारी तरफ से एक नीचे वाला ठेंगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कौन सी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है ये? ठीक है, जो भी हो, इलेक्ट्रोफोरोसिस। लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रोफोरोसिस। नाउ प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोफोरोसिस का मतलब क्या होता है? अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा कि एक कोलॉइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, कोई भी एक चार्ज होता है। अब वो चार्ज कौन सा है कैसे पता चलेगा बे? कैसे पता चलेगा? सोचो भाई, वो जो हमने पिछले जो चार्ज वाली मेथड पढ़ी, जीटा पोटेंशियल वगैरह, पोटेंशियल तो हमें पता चलेगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव लेयर के बीच का डिफरेंस कितना है, उससे ये थोड़ी पता चलेगा कि पार्टिकल पे चार्ज कौन सा है। तो चार्ज पता करने के लिए इलेक्ट्रोफोरोसिस नाम की मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। एक यू ट्यूब नहीं, एक यू शेप्ड ट्यूब होती है हमारे पास में, इस तरीके की यू शेप्ड ट्यूब होती है। आप यहां पर देखें, ये मैंने एक यू शेप्ड ट्यूब बनाई है। इधर वाली ट्यूब की टांग को पोलियो हो गया था, पोलियो की दवाई पिलाने के बाद इसकी टांग वापस मोटी करी गई, तो ये हमारे पास में यू शेप ट्यूब टेढ़ी हो गई क्या ये? ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। बेटा लेफ्ट हैंडर हूं ना यार, क्या करूं, टेढ़े लोग हैं, टेढ़ा ही काम करते हैं। तो ये आपकी एक यू शेप ट्यूब बना दी मैंने। यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रोड फिट कर दिया और यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रोड फिट कर दिया। इस इलेक्ट्रोड का नाम रख दिया एनायन, एनोड। एनोड जो कि एनायंस को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। और इसको नाम दे दिया अपन ने कैथोड। कैथोड जो कि कैटायंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, इसलिए इस पर चार्ज रहेगा नेगेटिव। भाई कैटायंस पर पॉजिटिव चार्ज होता है,
तो कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, ताकि पॉजिटिवली चार्ज कैटायन नेगेटिवली चार्ज कैथोड की तरफ चला जाए। और हम लोगों ने क्या करा, इसके अंदर हमारा जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, हमने इसके अंदर हमारा जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है वो फिल कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? तो नाउ दिस इज योर कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो आप लोगों ने एक कोलॉइडल सॉल्यूशन को इसके अंदर भर दिया है। एक तरफ आपने कैथोड रखा, एक तरफ आपने एनोड रखा। अब लेट्स इमेजिन कि आपके इस कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। मतलब यहां पर जो कोलॉइडल पार्टिकल्स में बना रहा हूं, दीज कोलॉइडल पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स में बना रहा हूं, जिसका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होगा, इन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो जैसे ही आप यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि आपके जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स कैथोड। ये किसकी तरफ भागने लगे? ये कैथोड की तरफ भागने लगे और कैथोड पर जाकर ये एक्यूमुलेट भी हो जाएंगे। तो दिस मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल towards the electrode in presence of electric field is called as electrophoresis। क्या बोला मैंने? Electrophoresis is nothing but the movement of colloidal particles towards the oppositely charged। भाई अपोजिट चार्ज होगा ना, कैटायन पे पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव, टुवर्ड्स द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरोसिस। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोफोरोसिस। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ये एक ऐसी मेथड होती है जिसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन का सैक्रिफाइस हो जाता है। सैक्रिफाइस का मतलब क्या है? ये आपके डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स हैं और ये आपका डिस्पर्जन मीडियम है। तो जब आप करंट सप्लाई करोगे तो जितना भी आपका डिस्पर्जन फेज है, ये यहां से निकल के इस इलेक्ट्रोड पर यहां पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो कुछ देर बाद आपको यहां पर ऐसी भीड़ दिखाई देगी और आपको लगेगा यहां पर पूरा कोलॉइडल पार्टिकल डिपॉजिट हो गया, डिस्पर्जन पार्टिकल अलग, डिस्पर्जन मीडियम अलग, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो यहां पर तो कोलॉइडल पार्टिकल टूट गया। तो ये सैक्रिफिशियल मेथड भी कहलाती है, जिसमें आप अपने डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम को अलग कर रहे हो। बेसिकली यू आर सेपरेटिंग द डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। कोई दिक्कत इसके अंदर? पक्की बात? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेके इसके बारे में लिखिए। चलो इसको लिखो, फिर इसको रब करके एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा, जल्दी से नोट करो। हो गया मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की? अब एक छोटा सा डेफिनेशन इसके अंदर और आता है जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस? प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है? अगर इस यू शेप्ड ट्यूब के अंदर में किसी तरीके से, अब वो तरीके क्या है वो हम हायर लेवल पे पढ़ते हैं, यहां पर हमें नहीं देखना है, लेकिन अगर हम किसी तरीके से इन डिस्पर्जन फेज के मूवमेंट को रोक दें, तो इफ बाय एनी suitable means we stops the movement of colloidal particles, then in presence of electrical field the dispersion medium will starts moving towards electrodes। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब क्या है कि अगर आपने डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल्स को मूव करने से रोक दिया, कोई मेम्ब्रेन लगा दी, कोई फिल्टर लगा दिया, कोई
एक क्लॉथ लगा दिया, तो उससे क्या होगा, डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल मूव करना बंद कर देंगे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से डिस्पर्जन फेज नहीं मूव कर रहा, ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक एसपीएम लगा दिया, यहां पर मैंने एक एसपीएम लगा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगने की वजह से क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन कोलॉइडल पार्टिकल को आर पार जाने नहीं देता। आप लोगों को मैंने प्यूरिफिकेशन में समझाया था, याद करो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, याद करो डायलिसिस, डायलिसिस में सिलोफान की अपन ने एक मेम्ब्रेन लगाई थी सिलोफेन की, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स आर पार जा रहे थे, कोलॉइडल पार्टिकल नहीं जा रहे थे। तो यहाँ पर एक एसपीएम लगा दी मैंने और मैंने करंट पास किया, तो अब करंट की वजह से मूवमेंट होगा, लेकिन एसपीएम क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल ये जो कोलॉइडल पार्टिकल इनको यहीं पर रोक लेगा। तो जितने भी कोलॉइडल पार्टिकल हैं वो यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, सारे कोलॉइडल पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज वाले इधर इकट्ठे होने लगेंगे। तो अब क्या होगा, अब कोलॉइडल पार्टिकल मूव नहीं करेगा, तो अब यहां पर ऑस्मोसिस होने लगेगा। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट लोअर से हायर की ओर जाता हुआ दिखता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या होगा, जैसे जैसे कोलॉइडल पार्टिकल इकट्ठे होने लगेंगे, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो जो आपका डिस्पर्जन मीडियम है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। यानी अगर कोलॉइडल पार्टिकल इधर जाते तो डिस्पर्जन मीडियम अब आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पार करके इस तरफ आता हुआ दिखाई देगा। एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इजी, क्या ये बात समझ में आ गई? So that is called as electro-osmosis. If by any suitable means, if we stop the movement of a colloidal particle, then in presence of electric field, the dispersion medium will starts moving towards the electrodes, and this process is called as electro-osmosis. क्या मेरे बच्चों को बात समझ में आ गई? तो गाइज यहां पर हमारा 6th पॉइंट कंप्लीट होता है, हमारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। अब एक बहुत खास प्रॉपर्टी बची है, कोएगुलेशन, जो अपने आप में एक पूरा इंडिविजुअल टॉपिक है, तो उसको मैं डिस्कस करूंगा अगली क्लास में। और उसकी अगली क्लास में 10 मिनट का भी वीडियो नहीं बचेगा जिसमें हम इमल्शंस डिस्कस करेंगे। तो अगले 2 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को चार्ज और इलेक्ट्रोफोरोसिस पढ़ाया, प्लीज इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि मैं उसे अपने अगले अपकमिंग 2 वीडियोस में सॉल्व कर सकूं। फिर बात खत्म हो जाएगी, फिर हम मूव कर जाएंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जीज पर। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय गाइस।